एजुकेटर श्याम सिंह चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से कुछ लंबे अंतराल के बाद आज हमने फिर करंट अफेयर्स के वो सारे क्वेश्चन जो हमने आपके लिए इसको तैयार किया है, और मेरा उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे पूछने के चांसेस वो हमें ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। और हम आज फिर करंट अफेयर के क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर हम वही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक और कह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बिना समय लिए हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का वो क्लास। और स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन जो आपको सुनाना चाहते हैं कि ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर कि यूसुफ मलाला दिवस, क्योंकि अभी काफ़ी चर्चे में रहा है। और नंबर 1 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो अभी हमें हाल ही में किस डेट को हमने 12 जुलाई को यूसुफ मलाला दिवस मनाया है। क्योंकि इस नाम से आप परिचित होंगे, इस नाम से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि यूसुफ मलाला की जैसे ही बात करेंगे, जिस यूसुफ मलाला को कौन सा प्राइज मिला था, आप बोलेंगे नोबेल प्राइज़, यानी नोबेल प्राइज़ ये मिला कौन से वर्ष में, आप बोलेंगे 2014 में। जिस 2014 में एक प्राइज़ किसको मिला, तो यूसुफ मलाला को तो मिला ही मिला। यूसुफ मलाला के अलावा उसी वर्ष आपके देश के किनको, तो बोलेंगे कैलाश सत्यार्थी को। किसको बोलेंगे? कैलाश सत्यार्थी को ये अवार्ड कह सकते मिला, यानी एक अवार्ड पाकिस्तान, एक अवार्ड इंडिया। और ये दोनों के दोनों अवार्ड जो आप कह सकते हैं ये किसके मिले थे? पीस यानी शांति का। तो आप बोलेंगे यूसुफ मलाला डे हम कब मनाते हैं? आप बोलेंगे 12 जुलाई को मनाते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे नंबर 2 क्वेश्चन कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जो भी हालिया रिपोर्ट को जारी किया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सतत विकास रिपोर्ट जो कितने देशों का जारी किया गया, तो ऐसे टोटल देशों की संख्या कितनी? 163 देश के कह सकते जारी किए गए रिपोर्ट है, जिसमें आप मेन कह सकते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं, इस के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर दुनिया के हर देश जो कह सकते अपने आधारभूत चीजों पे काम करते हैं, और इसमें सब कुछ को देखा जाता है। और इस आधार पे आपके देश का रैंक 1 अंक नीचे फिसल चुका है, यानी आप बोलेंगे कि 2022 के इस रिपोर्ट में सबसे जो पहला स्थान, सबसे फर्स्ट पे जो नाम आया है वो किस देश का है? आप बोलेंगे फिनलैंड का है। क्या बोलेंगे? फिनलैंड। चूंकि हमने आपको सूचकांक वाले वीडियो में बताया था कि फिनलैंड वो देश है जो वर्ल्ड कह सकते हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में भी टॉप पे कौन सा देश आया? आप बोलेंगे फिनलैंड आया। और उसमें हमारे देश का रैंक था 136 यानी 136वें स्थान पे कौन था? आप बोलेंगे इंडिया था। बट हम बात कर रहे हैं सतत विकास लक्ष्य की, इसमें भी एक पे कौन है? आप बोलेंगे फिनलैंड है। और वही पूछेगा कि भारत का रैंक कौन से स्थान पे आ चुका है? आप बोलेंगे 121 पे, क्योंकि इसके पहले की बात करेंगे 2021 में इंडिया कितने रैंक पे था? 120 पे था, जबकि 2020 में इंडिया कितने रैंक पे था? 117वें स्थान पे था। लेकिन प्रेजेंट जो जारी किए गए रिपोर्ट है उसमें इंडिया को कौन से रैंक मिले हैं? आप बोलेंगे 121 मिले हैं। और इसमें पूछेगा कि सबसे अंतिम जो देश है जिसका नाम क्या है? आप बोलेंगे साउथ सूडान को सबसे अंतिम रैंक मिला है, यानी किस चीज में? सतत विकास रिपोर्ट है इसमें। अब हम लोग चलते हैं कहां पे? नंबर 3 क्वेश्चन, नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का उद्घाटन किसने किया? ये सब लोग जानते होंगे क्योंकि काफी चर्चे में भी रहा है। इसको लेकर कई सारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिसने विरोध भी किए हैं। जो क्या किया कि ये कहा गया था कि जो संसद भवन पे लगे हुए जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, इस अशोक स्तंभ का पहले जो था वो टाइगर यानी जो इस पे बाघ के चित्र हैं, ये बाघ पहले थोड़ा सा ज़्यादा दहाड़ता हुआ नहीं था। बट यहाँ पे उन्होंने ये विरोध जताया है कि इसमें ज़्यादा बाघ को गुस्से की मुद्रा में और दहाड़ते मुद्रा में दिखाया गया। चूंकि बाघ है अब वो दहाड़ेगा ही, तो आप बोल सकते हैं इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप बोल सकते हैं जो नंबर 3 है, इस नंबर 3 में इसका उद्घाटन किसने किया? तो बोलेंगे आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। चूंकि आप कहते हैं
कि जो आपका नया संसद है, ये नए संसद की जैसे ही बात करेंगे तो नया संसद जो बन रहा है इसकी जो आकृति की बात करेंगे, इसके कह सकते डिजाइन की बात करेंगे तो डिजाइन कैसा है, आप बोलेंगे त्रिकोणीय है। कैसा है? ट्रायंगल, यानी त्रिकोणीय डिजाइन किसका है? आप बोलेंगे नए संसद का, जिसको बनाने में लगभग खर्च कितने लग रहे हैं? 850 करोड़ खर्च लग रहे हैं। और ये कितने एरिया में, कितने क्षेत्रफल में बन रहा है? आप बोलेंगे 65,000 कह सकते मीटर जो स्क्वायर है, इतने में कह सकते इसका निर्माण किया जा रहा है। किसका? आप बोलेंगे नए संसद का। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो संसद भवन है इसके डिजाइन, यानी इसका डिजाइनर कौन है, इसको डिजाइन को तैयार करने वाले कौन है? इनका नाम है बिमल पटेल। नाम क्या बोलेंगे? बिमल पटेल, जो इसके डिजाइन को तैयार कर रहे हैं, हम नाम क्या बोले? बिमल पटेल इनका नाम है। आप इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है, इसको जो बना रहा है, यानी इसके जो प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाला कंपनी कौन है? आप बोलेंगे टाटा प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा कह सकते कि सेंट्रल विस्टा, यानी आपके इस नए संसद का निर्माण किया जा रहा है। तो हमने आपको बता दिया इसकी आकृति कैसी है, इसका खर्च कितना लग रहा है, कितने एरिया में फैला हुआ है, और इसके डिजाइनर कौन है? बिमल पटेल हैं, जिन्होंने कई सारे ऐसे डिजाइन दिए हैं आपके देश में, दुनिया में भी। यानी ये बिमल पटेल जिन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये समझ गए। बाकी बोलेगा ये कितने फ्लोर का है, आपसे पूछे कितने फ्लोर का संसद भवन है, आप बोलेंगे 3 फ्लोर का है। जिस 3 फ्लोर में आप कह सकते एक फ्लोर जो कैसा है, आप बोलेंगे अंडरग्राउंड है। कैसा है? अंडरग्राउंड है। जबकि 2 जो फ्लोर है वो कहाँ है? आप बोलेंगे ऊपर में है। तो आप कह सकते 3 फ्लोर वाला क्या है? ये नया संसद भवन है, जिसके 1 फ्लोर कहाँ पे? अंडरग्राउंड है, जबकि 2 फ्लोर कहाँ पे? ऊपर में है। यानी कुल कितने हो गए? आप बोलेंगे 3 फ्लोर जो इस नए संसद भवन के हैं। अब यहाँ से जो पूछेगा कि जो ये कह सकते क्या, आपके राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो अभी हाल ही में उद्घाटन किए गए हैं, जिस कह सकते अशोक स्तंभ के लंबाई या कह सकते इसके ऊंचाई, अगर हाइट की बात करते हैं, इसका हाइट कितना है? आप बोलेंगे 21 फीट है। और ये किस चीज़ का बना है? आप बोलेंगे कांस्य से, जिसको आप क्या बोलते हैं? यानी कांस्य से कहने का मतलब जो आपका कांस्य ब्रॉन्ज हो गया। और इसके बाद जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो 21 फीट बना है, इसका वजन कितना है? तो आप बोलेंगे 9500 कह सकते केजी इसके क्या है? आप बोलेंगे वजन है। लेकिन मेनली आपको किस चीज़ को याद रखना है? हाइट कितना? 21 फीट है, जो किसका बना है? तो आप बोलेंगे कांस्य का बना है, जिसका अनावरण आपके प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो आपके देश का ये राष्ट्रीय चिन्ह है, इस राष्ट्रीय चिन्ह को हमने कब अपनाया था? तो आप बोलेंगे 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था? सारनाथ के अशोक स्तंभ को, किसके? आप बोलेंगे सारनाथ वाले अशोक स्तंभ को हमने अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि अशोक के ऐसे कई जगहों पे स्तंभ मिले हैं, जिसमें से आप मुख्यतः 7 बड़े बड़े स्तंभ की बात करते हैं। लेकिन अभी जो आपके देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये कहां वाला है? आप बोलेंगे बनारस से 10 किलोमीटर दूरी पे अवस्थित वो जगह कहां है? आप बोलेंगे सारनाथ है। वहीं पे मिले हुए स्तंभ को हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। और आपको यह भी पता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश कहां पे दिया था? आप बोलेंगे सारनाथ में ही दिया था। तो फिलहाल आप यहां तक देख चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह भर चुका है। आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस नंबर पे? नंबर 4 क्वेश्चन पे, विंबलडन ओपन 2022। ठीक है, बाकी हमने इसके बारे में पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, उसको आप देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि नंबर 4 क्वेश्चन किसकी बात करें? विंबलडन 2022। ठीक है, तो आपसे पूछेगा विंबलडन 2022 मेल की बात करेगा तो मेल में कौन जीते हैं? तो आप बोलेंगे नोवाक जोकोविच। क्या बोलेंगे? नोवाक जोकोविच। जिस जोकोविच का संबंध कहाँ से है? आप बोलेंगे सर्बिया से है। जिस सर्बिया की राजधानी कहाँ पे है? आप बोलेंगे बेलग्रेड में है। ठीक है, कहाँ पे है? बेलग्रेड में है। दूसरा कह सकते हैं 2022 का फीमेल जो कौन जीता है? तो आप बोलेंगे एरिना। क्या बोलेंगे? एरिना रिवाकिना। क्या नाम है? रिवाकिना, यानी एरिना रिवाकिना, जो किस देश की है? तो आप बोलेंगे कजाकिस्तान की है। कहाँ की है? आप बोलेंगे कजाकिस्तान की है। यानी कजाकिस्तान की ऐसी पहली महिला, ऐसी पहली फीमेल महिला जिसने कह सकते क्या जीता है? आप बोलेंगे विंबलडन 2022 का खिताब ये जीती है। नाम क्या है?
रिवाकिना, एरिना रिवाकिना। अब हम कहते हैं जो कजाकिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा कैसा कंट्री है, तो लैंडलॉक कंट्री है, जिस कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदला है और इसके कह सकते नूर सुल्तान, क्या बोलेंगे, कजाकिस्तान की नई राजधानी का नाम क्या है, आप बोलेंगे नूर सुल्तान है। जो दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते क्या है लैंडलॉक कंट्री कौन है, कजाकिस्तान है, जो कभी न कभी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस का हिस्सा ही रहा था। तो आप देखेंगे राजधानी कहां, नूर सुल्तान, ठीक है। अब हम कह रहे हैं अगला कि आपसे पूछेगा कि नोवाक जोकोविच का इस विंबलडन जीत के साथ अगर पूछे कि इसके ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी हो चुकी है, तो यह दुनिया के दूसरे नंबर के सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जिनके ग्रैंड स्लैम की संख्या 21 हो चुकी है। यानी 21 में जैसे ही बात करेंगे तो एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये कितना जीत चुके हैं, तो आप बोलेंगे 9। इसके बाद कह सकते हैं कौन सा ओपन है, आप बोलेंगे फ्रेंच ओपन, जो कितना जीत चुके हैं, आप बोलेंगे 2। और इसके बाद बात करेंगे किस चीज़ का, आप बोलेंगे विंबलडन, क्या बोलेंगे, विंबलडन की बात करेंगे, जो विंबलडन कितना जीत चुके हैं, आप बोलेंगे 7। यानी 9, 2, 11, 7, 18 हो गया। अब बचा कौन, यूएस ओपन, जो ये कितना जीते हैं, तो आप बोलेंगे 3। यानी इसने जीत के साथ ग्रैंड स्लैम जो कितना जीत चुके हैं, आप बोलेंगे 21। यानी दुनिया के दूसरा सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, आप बोलेंगे नोवाक जोकोविच बन चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक का जीत किस चीज में है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कितना जीते हैं, आप बोलेंगे 9। और दूसरा सर्वाधिक क्या जीते हैं, तो विंबलडन यानी रिसेंट वाला, यानी 2022 का विंबलडन भी किसके नाम रहा, आप बोलेंगे नोवाक जोकोविच के नाम रहा। तो आप इसको देख लेंगे। बाकी आपसे पूछेगा कि अभी आपके पूरे दुनिया में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम अगर पूछे कि सबसे मैक्सिमम टाइम, ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्वाधिक यानी सबसे मैक्सिमम टाइम जो कह सकते ग्रैंड स्लैम जो जीत चुके हैं वो कौन है, तो उनका नाम क्या है, आप बोलेंगे राफेल नाडाल, क्या बोलेंगे, राफेल नाडाल, जिन्होंने सर्वाधिक कह सकते ग्रैंड स्लैम जीते हैं। यानी इनके ग्रैंड स्लैम की टोटल संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 22 है। कितनी है, आप बोलेंगे 22 है। जिस 22 में कह सकते इन्होंने ऑस्ट्रेलियन कितना जीता है, तो आप बोलेंगे 2। अगर आपसे पूछे कि ये फ्रेंच कितना जीते हैं, तो आप बोलेंगे 14। और वही पूछे कि ये विंबलडन, क्या बोलेंगे, विंबलडन जो कितना जीते हैं, तो आप बोलेंगे 2। यानी 14, 2 क्या 16, 16, 2 कितना 18। और ये कौन है, यूएस ओपन, जो कितना जीते हैं, तो 4। यानी इन्होंने, यानी किसने, राफेल नाडाल ने सबसे ज्यादा टाइम कौन सा ओपन वो जीते हैं, आप बोलेंगे फ्रेंच ओपन ही जीते हैं। और राफेल नाडाल का संबंध किस देश से है, आप बोलेंगे स्पेन से है। तो आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक कह सकते ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, आप बोलेंगे राफेल नाडाल। जबकि दुनिया में दूसरे सर्वाधिक जीतने वाले कौन बन चुके हैं, आप बोलेंगे कौन, नोवाक जोकोविच। और नंबर 3 की जैसे ही बात करेंगे कि तीसरे पोजीशन पे, कितने स्थान पे, तीसरे, क्योंकि पहले पे हमने क्या बताया, राफेल नाडाल, दूसरे पे हमने क्या बताया, नोवाक जोकोविच। और नंबर 3 की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, रोजर फेडरर, क्या बोलेंगे, रोजर फेडरर, जिनके ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 20 है। तो रोजर फेडरर 20 है, नोवाक जोकोविच 21 है, और आपके कौन, राफेल नाडाल, जिनका ग्रैंड स्लैम का संख्या कितना है, आप बोलेंगे 22 है। बाकी हमने इसके पिछले वीडियो में सब बताया था। यानी इस वर्ष का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं राफेल नाडाल ने ही क्या जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, और एशले बार्टी ने जीता है ऑस्ट्रेलियन महिला में। और वही बात कर सकते हैं फ्रेंच ओपन का, तो फ्रेंच भी इस साल का यानी मेल में किसने जीता है, आप बोलेंगे राफेल नाडाल ने जीता है। और आप कह सकते हैं कि अगर पूछे फीमेल में कौन जीती है, इसका नाम है ईगा स्वेतेक, जो कहाँ की है, आप बोलेंगे पोलैंड की है। तो वो ऑस्ट्रेलियन इस साल का हो चुका है, फ्रेंच हो चुका है, विंबलडन हुआ जो हमने आपको बताया, और एक इस साल का बचा है कौन सा, यूएस ओपन, जो होगा अभी हुआ नहीं है। तो फिलहाल इसको आप देख लेंगे, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां से हम लोग चल रहे हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे कि देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा। तो आप ये कह सकते हैं कि देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यानी कहां का, झारखंड के देवघर एयरपोर्ट का। अब याद रखिएगा कि इस नई सरकार ने आपके देश में कह सकते हैं कि एयरपोर्ट को बनाने के लिए या फिर आम नागरिकों को कह सकते उड्डयन सुविधा, यानी नागरिक को जो कह सकते फ्लाइट की सुविधा आसान बनाने के लिए सरकार ने उड़ान योजना को लॉन्च किया 2016 में। हम किस योजना की बात कर रहे हैं, हम बात करें उड़ान योजना का। इसको पहले मिटा लीजिए थोड़ा सा, फिर हम आगे बताते हैं आपको।
चलिए अब हम लोग चलते हैं कि आपसे पूछेगा क्या, जो यह कह सकते मोदी जी के द्वारा यहाँ पे जो आपका एयरपोर्ट खोला गया कहाँ पे, तो आप बोलेंगे देवघर में। ये कह सकते किस योजना के तहत, आप बोलेंगे उड़ान योजना। यानी आपकी सरकार ने 2016 में एक योजना को लॉन्च किया था जिसमें कहा गया था उड़े देश का आम नागरिक। यानी इसके तहत आपके देश में कितने एयरपोर्ट, आप बोलेंगे 100 एयरपोर्ट को बनाने का लक्ष्य है। ये कौन से वर्ष तक, आप बोलेंगे 2024 तक ऐसे 100 एयरपोर्ट बनाने के लक्ष्य हैं। जिसमें से रिसेंट में जो पीएम के द्वारा कहां पे, तो आप बोलेंगे देवघर में जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, इस एयरपोर्ट किस नंबर के एयरपोर्ट है, आप बोलेंगे 68वां एयरपोर्ट रहा। कह सकते आपके देश का इस योजना के तहत जो उद्घाटन आपके देश के पीएम के द्वारा किया गया है। बाकी आप कह सकते हैं कि अभी आपके देश में प्रेजेंट में टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे देश में टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 39 है। बाकी आपने न्यूज देखा होगा, अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा से लैस होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बन चुका है, आप बोलेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। फिर हमने आपको बताया था कि पूरे दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं उस एयरपोर्ट के रैंकिंग जारी किए गए, जिस रैंकिंग में पूरे दुनिया में सबसे पहला स्थान आया था हमद एयरपोर्ट। क्या बोल रहे हैं, हमद एयरपोर्ट जो कतर का है, जिसने पूरे दुनिया में सबसे पहले रैंक को प्राप्त किया। लेकिन वही पूछेगा दक्षिणी पूर्वी यानी साउथ ईस्ट एशिया या फिर भारत के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। क्या बोलेंगे, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु को सबसे बेस्ट कह सकते एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। इसको आप देख लेंगे। बाकी आपके देश में एयरपोर्ट को मैनेजमेंट करने का काम कौन करती है, AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। जिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1995 में हुई। और जिसके अध्यक्ष की बात करेंगे कि प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, आप बोलेंगे संजीव कुमार, जो प्रेजेंट में आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या हैं, आप बोलेंगे हेड है। इसको आप देख लेंगे। आगे हम लोग चल रहे हैं ये कि पूछेगा कि पूरे विश्व का, क्या बोल रहे हैं, पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी 4th सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कहां पे बन रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। यानी ग्रेटर नोएडा कहने का मतलब कहां पे, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में। जिस एयरपोर्ट का नाम क्या है, आप बोलेंगे जेवर एयरपोर्ट है। कौन एयरपोर्ट है, आप बोलेंगे जेवर एयरपोर्ट है। ये पूरे विश्व का चौथा बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। बन जाने के बाद जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। यानी अब कह सकते सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन बनने जा रहा है, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसके पहले कौन था, केरला, जहां पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद थे। लेकिन अब टॉप पे कौन जाने वाला है, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश। यानी आपसे यह भी पूछ सकता है कि आपके देश में सर्वाधिक जो एक्सप्रेसवे हैं वो कहां पे है, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में आपके प्रधानमंत्री के द्वारा, आप बोलेंगे कौन सा, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। अभी हुआ नहीं है बट होगा। ठीक है, उसी यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हो रहे हैं जिसकी लंबाई लगभग कह सकते 600 यानी 594 किलोमीटर है, जो बन जाने के बाद कह सकते देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। कौन, गंगा एक्सप्रेसवे। अभी फिलहाल कौन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लेकिन अभी उद्घाटन कौन करने वाले हैं, पीएम अभी हाल ही में कुछ दिनों में करेंगे। किसका, आप बोलेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी आपके देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे कहां है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल कहां बन जाएंगे, आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे। ठीक है, आप ये समझ गए। हम लोग अब चलें किस नंबर क्वेश्चन पे, नंबर 6 क्वेश्चन पे। सी गार्जियन जो अभ्यास है ये किसके किसके बीच हुआ है, नौसैनिक, आप बोलेंगे। तो नंबर 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे पाकिस्तान और किसके बीच, तो आप बोलेंगे चीन यानी चाइना के बीच, चीन और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन नौसैनिक कह सकते जो प्रैक्टिस वो हुआ है। 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं गगनयान मिशन को कब तक लॉन्च किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके देश के दृष्टिकोण से भी, इसरो के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ये काफ़ी चर्चे में रहने वाला है और पिछले कई सालों से रह भी रहा है। आप कह सकते नंबर 7 में जिस मिशन का नाम क्या है, आप बोलेंगे गगनयान है। कौन सा मिशन है,
गगनयान मिशन जो फाइनली कौन से वर्ष में लॉन्च होगा? आप बोलेंगे 2023 में। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि जो गगनयान मिशन है इसको 3 ऐसे भागों में ट्रायल करने की बातें की गई है। यानी जो 2 ट्रायल है, यानी इसका जो पहला ट्रायल है वो कैसा होगा? आप बोलेंगे मानव रहित होगा। कैसा होगा? मानव रहित, जो कह सकते ये पहला है। फिर बोलेंगे इसी 2022 में दूसरा ट्रायल जो भेजा जाएगा, इसमें क्या जाएगा? आप बोलेंगे रोबोट जाएगा। जिस रोबोट का नाम क्या है? आप बोलेंगे बायोमित्र। नाम क्या है? आप बोलेंगे बायोमित्र, जो एक क्या है? आप बोलेंगे महिला रोबोट है। क्या नाम है? महिला रोबोट है। जिस महिला रोबोट का नाम क्या दिया गया है? आप बोलेंगे बायोमित्र दिया गया है। क्या बोल रहे हैं? बायोमित्र। तो ये बायोमित्र कह सकते हैं रोबोट का नाम है। यानी दूसरे इस साल के अंत तक, यानी 2022 के अंत तक रोबोट को भेजा जाएगा। कहाँ के लिए? आप बोलेंगे इस मिशन के लिए। अब जब ये सफल हो जाएगा तब तीसरी बार किसको भेजा जाएगा? आप बोलेंगे मानव मिशन को भेजा जाएगा। यानी कौन से वर्ष में? आप बोलेंगे 2023 में, यानी गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यानी ये भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नंबर 8 पे। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य अभी हाल ही में उत्तराखंड बन चुका है। कौन बन चुका है? आप बोलेंगे उत्तराखंड बन चुका है। या नंबर क्वेश्चन कितना है? आप बोलेंगे नंबर 8 क्वेश्चन है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपके देश में कब आया? 2020 में। अगर बोले कि आपके देश में कौन से मंत्री, यानी शिक्षा मंत्री जो कौन प्रेजेंट में है? आप बोलेंगे धर्मेंद्र प्रधान हैं। नाम क्या बोलेंगे? धर्मेंद्र प्रधान, जो प्रेजेंट में आपके देश के क्या है? आप बोलेंगे शिक्षा मंत्री है। आपसे यह पूछेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस कमेटी के सिफारिश पर या किस कमेटी ने तैयार किया? आप बोलेंगे के कस्तूरी रंगन। क्या बोल रहे हैं? के कस्तूरी रंगन कमेटी के सिफारिश के आधार पे, यानी इन्हीं की अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है कि किसकी अध्यक्षता में या कौन से कमीशन ने, किस कमेटी ने आपके देश के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया है? आप बोलेंगे के कस्तूरी रंगन कमेटी के सिफारिश पर, इनकी अध्यक्षता में आपके देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। अब हमने कहा कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला वो राज्य कौन बना है? आप बोलेंगे उत्तराखंड बना है। यानी उत्तराखंड ने हाल ही में अपने राज्य के जो प्राइमरी एजुकेशन है उस प्राइमरी एजुकेशन में इसको लागू कर दिया है। और ऐसा करने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड बना है। जहां के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगर पूछे वहां के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, जो क्या बने हैं? वहां के राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह कह रहे हैं। ठीक है, तो आपका नंबर 8 क्वेश्चन भी क्या हो गया? यहां खत्म हो गया। नंबर 9 की बात करते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बना है? अभी हाल ही में ये बना है। आप बोलेंगे उस हवाई अड्डे का नाम क्या है? लेह एयरपोर्ट है। क्या बोलेंगे? लेह एयरपोर्ट। जो लेह कहाँ पे? आप बोलेंगे लद्दाख की राजधानी कौन है? लेह है। जिसके बारे में कहते हैं कि लेह किस नदी पे बसा हुआ है? सिंधु नदी के कौन से तट पे है? आप बोलेंगे बाएं तट पे बसा शहर कौन है? आप बोलेंगे लेह है। यानी लद्दाख जब से यूटी बना, यानी 31 अक्टूबर कब? आप बोलेंगे 2019 से उस लद्दाख में कितने जिले हैं? आप बोलेंगे 2 जिले हैं। जिस लद्दाख ने अपने राज्य का राजकीय पक्षी की बात करेंगे, जो राजकीय पक्षी किसको घोषित किया है? आप बोलेंगे ब्लैक नेक क्रेन। क्या बोल रहे हैं? ब्लैक नेक क्रेन को वहां का राजकीय पक्षी घोषित किया है। जबकि राजकीय पशु, यानी राजकीय पशु की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? हिम तेंदुआ। क्या बोलेंगे? हिम तेंदुआ, जो वहाँ का क्या बना है? आप बोलेंगे राजकीय पशु बना है, जिसको आप स्नो लियोपार्ड कहते हैं। तो वहाँ का राजकीय क्या बना है? पशु बना है। और उसी लद्दाख में पहला क्या बन रहा है? आप बोलेंगे उसी लद्दाख में पहला विश्वविद्यालय बन रहा है। क्या बन रहा है? पहला विश्वविद्यालय, जिसका नाम किसके नाम पे है? आप बोलेंगे सिंधु विश्वविद्यालय, यानी सिंधु यूनिवर्सिटी इसका नाम दिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सिंधु यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमने अभी कहा है कि लेह किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे है। यानी उसी सिंधु के नाम पे वहाँ पे लद्दाख का पहला कह सकते यूनिवर्सिटी बन रहा है। इसको भी आप देख लेंगे। बाकी हमने आपको पहले पढ़ा दिया था कि आपके देश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन, क्या बोला था हमने? ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी, क्या बोले थे? सॉरी, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, क्या बोले थे?
मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो कह सकते आपके देश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो कहां पे शुरू किया गया है, लद्दाख में, किस कंपनी के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अभी हाल ही में आपके देश के कौन सी सार्वजनिक जो कंपनी है या महारत्न कंपनी है जिसने अपना पहला कह सकते बायो जो कह सकते जो आपके कह सकते क्या है जो बायो पॉलिसी, क्या बोल रहे हैं, बायो पॉलिसी को लागू किया है, वो भी कौन है, आप बोलेंगे एनटीपीसी ही है। कौन है, एनटीपीसी, इसने पहला बायो कह सकते नीति बनाया है, पहला जैव नीति बनाने वाला ये कह सकते सार्वजनिक कंपनी कौन बनी है, आप बोलेंगे एनटीपीसी है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब है, 1975 में, और मुख्यालय कहाँ पे, आप बोलेंगे न्यू दिल्ली में है। चलिए ये आपका हो गया नंबर 9। नंबर 10 की बात करेंगे, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022, यानी हम पहले भी हमने आपको बता दिया है कि जो 22वां कह सकते राष्ट्रमंडल खेल है ये कहाँ पे होगा, आप बोलेंगे बर्मिंघम में होगा। कहाँ होगा, बर्मिंघम। यानी आपसे पूछेगा कि सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ था, हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन कहाँ है, कनाडा में है। यानी पहला राष्ट्रमंडल खेल कौन से वर्ष में हुआ था, 1930 में हुआ था, और वो जगह कौन है, आप बोलेंगे हैमिल्टन है। यानी हैमिल्टन कहाँ पे है, कनाडा में है। यानी सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ, हैमिल्टन कनाडा में हुआ। जबकि पूछेगा भारत में ये कब हुआ था, 2010 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था भारत में राष्ट्रमंडल। अब कह सकते ये 22 वाला कहां पे होगा, बर्मिंघम में होगा। यानी अब इंग्लैंड में ये कैमा होगा, ये तीसरा राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहा है बर्मिंघम में। लेकिन वही पूछेगा 4 सालों के बाद, यानी कौन से वर्ष का, 2026 का ये आयोजन कहां पे होगा, आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के कौन से जगह पे होगा, आप बोलेंगे विक्टोरिया। क्या करें, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ये कह सकते आपके 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा। तो हमने सबसे पहला बताया, अभी जो 22वां होगा हमने वो बताया, और यहाँ से 4 सालों के बाद यानी 2026 में कहाँ पे होगा हमने आपको वो बताया। यानी 26 वाला कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में। और वहाँ किस जगह पे, आप बोलेंगे ये विक्टोरिया में। उस ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, एंथोनी अल्बनीज। नाम क्या बोल रहे हैं, अगर पूछे कि अगर ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में पीएम का नाम क्या है, आप बोलेंगे एंथोनी अल्बनीज है। क्योंकि इसके पहले कौन थे, आप बोलेंगे स्कॉट मॉरिसन थे, लेकिन वो हार चुके हैं। अब नए कौन बने हैं, एंथोनी अल्बनीज बने हैं। ये भी आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। और पूछेगा कि अगर पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 है यानी इस वर्ष का, इसका कह सकते आदर्श वाक्य क्या है, आप बोलेंगे गेम्स फॉर एवरीवन। क्या बोलेंगे, गेम्स फॉर एवरीवन। जो कह सकते इस 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 11वां क्वेश्चन है ना। तो पूछेगा कि सबसे पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कौन से वर्ष में हुआ था, 2020 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आप बोलेंगे भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा। लेकिन अब दूसरा जो हो रहा है किस वर्ष में, 2022 में जो हुआ ये कहाँ पे हुआ है, आप बोलेंगे इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, कर्नाटक में हुआ। कहाँ पे हुआ, कर्नाटक में 2022 का दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन करवाया गया, जिसमें कह सकते हैं कि इसमें आपका जो कह सकते मुख्य रूप से जो यहाँ पे जीता ये कह सकते कौन रहा था, तो आप बोलेंगे 2022 का जो कह सकते क्या हुआ, आप बोलेंगे कि जो यहाँ पे जीता गया। तो इसको मिटा, इसको बताते हैं, फिर इसको मिटाइए। चलिए, तो ये हमने बोला था क्या, जो 2022 के जो क्या है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 22 में आयोजन कहाँ पे हुआ, तो हमने कहा कर्नाटका में। और इसमें जो जीता है वो कौन यूनिवर्सिटी, आप बोलेंगे जैन यूनिवर्सिटी। कौन है, जैन यूनिवर्सिटी। यानी जो कह सकते कहाँ का, बेंगलुरु का है। इसने सर्वाधिक पदक जीते हैं, नाम क्या है, जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा। वही पूछे कि सबसे पहला कौन से वर्ष में हुआ था, आप बोलेंगे 2020 में हुआ था। यानी ये कैमा आयोजन था, आप बोलेंगे दूसरा था। ठीक है, वही हमने आपके इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था, एक होता है क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम, जो हमने कहा था अब तक इसके आयोजन कितने हो चुके हैं, 4 हो गए हैं। क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में नई दिल्ली से हुई थी। वहां से होने के बाद दूसरा कहां पे हुआ था, पुणे में हुआ था। तीसरा गुवाहाटी में हुआ था। और इसके बाद अभी अभी कह सकते चौथा जो कहां पे हुआ, पंचकुला। यानी कहां पे, आप बोलेंगे हरियाणा में हुआ। जिस पंचकुला में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन रहा,
आप बोलेंगे हरियाणा ही रहा था। ठीक है, इसको आप देख लेंगे तो आपका यहाँ तक हो चुका है। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते हैं। फिलहाल आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी हम वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।